नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। मंत्रोच्चारण के बीच देश के भावी प्रधानमंत्री ने मां गंगा का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। उनकी एक झलक पाने के लिए जैसे पूरी वाराणसी ही गंगा घाट पर उमड़ पड़ी थी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आरती के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद थे। आरती में भाग लेने के लिए पहली बार गंगा किनारे कुर्सियों का इंतजाम किया गया था। गंगा आरती में शामिल होने से पहले नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह के साथ मां गंगा का पूजन किया। मोदी ने गंगा घाट पर पहुंचकर मां गंगा को प्रणाम किया। मां गंगा की आरती के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जनता को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि विरोधियों ने कहा कि उनके मौन पर विरोधियों ने निशाना साधा। साथ ही नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जनता का धन्यवाद भी किया। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पूरे कुंबे के साथ गंगा घाट पर पहुंचे थे। इस दौरान मोदी की सुरक्षा व्यवस्था बेहद दुरुस्त थी। गंगा घाट पर सुरक्षा के लिहाज से कड़ी निगरानी रखी गई। गंगा घाट पर पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे। यहां पर मोदी ने विधिवत बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा में भी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह उनके साथ थे। इससे पहले करीब 5:45 बजे वाराणसी के पुलिस लाइन्स में नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। वो दिल्ली से वाराणसी पहुंचे थे। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने वाराणसी के डीएम प्रांजल यादव से नरेंद्र मोदी की जीत का प्रमाण पत्र लिया। रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि अब मोदी जी वाराणसी के लोगों से किए गए वादे भी निभाएंगे। अपने सांसद और भावी प्रधानमंत्री के स्वागत में वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के आने से पहले उनके स्वागत में केक काटा। मोदी के मुखौटे लगाए शख्स को लोगों ने केक खिलाया। इससे पहले बीजेपी की जीत के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी ऑफिस के करीब मोदी जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, बीजेपी नेताओं ने उनके स्वागत में फूलों की बारिश कर दी। राजनाथ, गडकरी समेत कई बड़े नेता यहां पर मौजूद थे और गुलाब की पंखुड़ियां मोदी पर डालकर खुशी का इजहार कर रहे थे। बीजेपी ऑफिस में जैसे ही मोदी पहुंचे, उनके स्वागत के लिए एक बीजेपी कार्यकर्ता सफेद गुब्बारे लेकर खड़ा था। मोदी ने शांति का संदेश देने के लिए हवा में सफेद गुब्बारे छोड़े। बीजेपी ऑफिस में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और अनंत कुमार ने विक्ट्री साइन दिखाकर बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। मोदी पर फूलों की बारिश के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें गले लगा लिया। उसके बाद गडकरी ने मोदी को गले लगाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। इससे पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस रोड शो किया। 14 किलोमीटर के उनके रोड शो में 100 से ज्यादा गाड़ियां थीं। मोदी ने गाड़ी के बाहर निकलकर विक्ट्री साइन दिखाया और लोगों का आभार जताया। इससे पहले आज सुबह नरेंद्र मोदी के विजय जुलूस की शुरुआत दिल्ली में एयरपोर्ट से हुई। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। चुनावी नतीजे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पहली बार आज मोदी का दिल्ली आगमन हुआ। सुबह करीब 10:50 पर नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट से मोदी की गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा। मोदी ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर हाथ उठाया और सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले दिल्ली में एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारी हुई थी। सुबह से ही बैंड बाजे वाले एयरपोर्ट में मोदी के स्वागत के लिए डटे हुए थे। मोदी के दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही नितिन गडकरी के साथ हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। यहां से मोदी पूरे लाभ लश्कर के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। सड़क पर जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। पोस्टर्स, बैनर्स और हाथों में झंडे, फूल मालाएं लेकर बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के आगमन को लेकर बेहद उत्सुक थे। बीजेपी ऑफिस के बाहर जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये उनके लिए दिवाली से कम नहीं। मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी ऑफिस में मंत्रोच्चारण के साथ शंख ध्वनि हुई। मोदी के आने के लिए हर तरह से तैयारी खास थी। दिल्ली में मोदी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई थी। बीजेपी की जीत की खुशी और मोदी के आने के स्वागत में लोग जमकर झूमे। दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचते ही देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये जीत देश के 1.25 करोड़ लोगों की जीत है। विजय के सबसे पहले हकदार हैं 125 करोड़ देशवासी।
दूसरे हकदार हैं सन 52 से एक विचार के लिए, देश के लिए जीने के शपथ लेकर के अपने आप को खपाने वाले उन लक्षावधि परिवार हैं जिनकी तपस्या के परिणाम में संभव हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस जीत को सिर्फ मेरी जीत ना कहा जाए, ये लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत का असर है। मोदी ने दिल्ली में शानदार जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा। मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी दफ्तर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई। संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम पद के लिए मोदी के नाम पर औपचारिक मुहर लगी। अब 20 मई को संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख तय होगी। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3000 मेहमानों की लिस्ट तैयार की है। संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले बीजेपी ऑफिस के अंदर राजनाथ सिंह ने माला पहनाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बीजेपी ऑफिस में लालकृष्ण आडवाणी ने भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिठाई खिलाई। जिसके बाद मोदी ने आडवाणी को झुककर प्रणाम किया। फिर आडवाणी ने भावुक होकर मोदी को गले लगा लिया। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। बीजेपी को सूबे में मिली सफलता से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस किया। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने नरेंद्र मोदी को ट्वीट के जरिए जीत की बधाई दी। लता मंगेशकर ने ट्वीट किया, नमस्कार नरेंद्र मोदी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। देश की जनता ने अब अपना भविष्य आपके हाथ में दिया है, तथास्तु। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। तो अपेक्षित समर्थन हमें नहीं मिला, तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हमने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। मंत्रिपरिषद का भी त्याग पत्र आज महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित हमने कर दिया। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल D.Y. पाटिल को सौंपा, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है। नीतीश ने साफ किया कि उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की। नीतीश कुमार ने कहा कि वैकल्पिक सरकार बनाने का रास्ता खुला है। कल जेडीयू की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। वहीं नीतीश ने व्यंग्य के अंदाज में कहा कि लगता है अच्छे दिन आ गए हैं, इसका अनुभव लोगों को जल्द होगा। ये उम्मीद करेंगे कि अब अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन का अनुभव सब लोग करेंगे, तो हमारी पूरी शुभकामना है। लोकसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। सत्ताधारी जेडीयू को 40 में से महज 2 ही सीटें मिल पाई। बुरी तरह से हार के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो जेडीयू के पास 116, बीजेपी के पास 89, आरजेडी के पास 21, कांग्रेस के पास 4, 6 निर्दलीय और 1 सीट सीपीआई के पास है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश के इस्तीफे के बाद ट्वीट किया है कि लगे हाथ बिहार में भी बीजेपी की सरकार बना ही लेते हैं। उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि नीतीश सरकार कोमा में है, लेकिन अब वो शहीद बनने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी मोदी से द्वेष करता है उसे जनता सजा जरूर देती है। वहीं नीतीश के इस्तीफे पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा है कि उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है, जिसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा नीतीश इस्तीफे का खेल खेल रहे हैं, उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। मैं क्यों बोलूं? मैंने तो कोई मांग नहीं किया। स्वागत करते हैं। जनता ने रिजेक्ट कर दिया उनको चारों तरफ से। तो सही किया उन्होंने। और बीजेपी और जेडीयू दोनों को बिहार की जनता तो आरजेडी को के तरफ देख रही है। जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव ने नीतीश के इस्तीफे पर कहा है कि उनका इस्तीफा पार्टी का ही फैसला है। उन्होंने कहा कि पार्टी कल विधायक दल का नया नेता चुन लेगी। शरद यादव ने कहा कि उन्हें बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का कोई मलाल नहीं।
नीतीश के इस्तीफे पर एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने कहा कि अगले कुछ महीने में चुनाव होंगे जिसमें एनडीए की सरकार बनेगी। यूपीए की करारी हार के बाद मनमोहन सिंह ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। मनमोहन दोपहर करीब 12:50 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से विदाई ली। राष्ट्रपति भवन से बाहर आकर पीएम ने प्रणब से हाथ मिलाया और हाथ जोड़कर उनसे विदाई ली। इस्तीफा देने से पहले आखिरी बार मनमोहन सिंह ने कैबिनेट की बैठक भी की। बैठक में 15वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। पद छोड़ने से पहले मनमोहन सिंह ने पीएम रहते आखिरी बार देशवासियों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जनता ने जो फैसला किया मैं उसका सम्मान करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। मनमोहन सिंह ने नई सरकार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं देश की खुशहाली और तरक्की की कामना करता हूं। मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है, मैंने पूरी क्षमता के साथ देश के लिए काम किया। अपने आखिरी भाषण में मनमोहन सिंह ने कहा कि देश में विकास की असीम संभावनाएं हैं, जिसके लिए हमें एकजुट होना होगा। पीएम मनमोहन सिंह के बाद कमलनाथ ने भी संसदीय कार्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कमलनाथ ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा। इधर नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं, उधर कांग्रेस में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कांग्रेस की हार को स्वीकार करते हुए हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में हार के कारणों पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने बंपर जीत के लिए मोदी को बधाई दी। यूपी में अपना सूपड़ा साफ होने से तिल मिलाई बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने साजिश के तहत भड़काऊ भाषण देकर वोटों का ध्रुवीकरण किया। श्री अमित शाह ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही जानबूझकर यहां अपने भड़काऊ बयानबाजी आदि के जरिए फिर इस चुनाव को इन्होंने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग दे दिया था। मायावती ने कहा कि यूपी में बीजेपी को 42% वोट मिले हैं। इसका मतलब है कि करीब 58% लोगों ने बीजेपी को नकार दिया है। 1984 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। बीजेपी बहुमत पाने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बन गई है, जिसे 282 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है और 44 सीटों पर वो सिमट गई। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन 336 सीटें तक पहुंचा है, तो वहीं यूपीए महज 60 सीटों पर सिमट गया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 4 सीटें हासिल हुई हैं, अन्य के खाते में 143 सीटें गई हैं। एनडीए के सहयोगियों को भी बंपर सफलता मिली है। शिवसेना को 18 सीटें हासिल हुई हैं, वहीं तेलुगु देशम पार्टी को 15 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया है, तो शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय क्षत्रपों का जलवा दिखाई दिया। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को 37 सीटें हासिल हुई, वहीं ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें मिली हैं। बीजू जनता दल ने ओडिशा में 20 सीटों पर कब्जा किया। नरेंद्र मोदी ने वडोदरा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 5,70,000 से ज्यादा वोट से कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री को हराया है। मोदी ने जहां पर 8,45,000 से ज्यादा मत हासिल किए, वहीं मिस्त्री को 3.25 लाख वोट मिले। नरेंद्र मोदी की वाराणसी में भी बंपर जीत हुई और उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 3,72,000 से ज्यादा मतों से हराया। मोदी को जहां 5,81,000 से ज्यादा वोट मिले, वहीं केजरीवाल को 2,09,000 के आसपास। वाराणसी में मोदी की जीत का असर बंपर जीत हुई और उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 3,72,000 से ज्यादा मतों से हराया। मोदी को जहां 5,81,000 से ज्यादा वोट मिले, वहीं केजरीवाल को 2,09,000 के आसपास। वाराणसी में मोदी की जीत का असर गंगा नदी पर भी देखने को मिला। गंगा में बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल की बेहतरीन लाइटिंग की गई। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी के पूरे परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। नरेंद्र मोदी की शानदार जीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बधाई दी है।
बराक ओबामा ने मोदी से फोन पर कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने निर्णायक जनादेश दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी नरेंद्र मोदी को शानदार जीत पर बधाई दी। नवाज शरीफ ने मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भी नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जीत से श्रीलंका खुश है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत पर चिट्ठी लिखकर बधाई दी। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय और विदिशा से जीत का परचम लहराने वाली सुषमा स्वराज को रक्षा मंत्रालय मिल सकता है। मोदी कैबिनेट में लेकिन वित्त मंत्री की कमान कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चर्चा है कि मोदी इस मंत्रालय की कमान किसी नेता को नहीं बल्कि अर्थशास्त्र के पुरोधा को सौंपना चाहते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में कुछ और चेहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इनमें कानपुर से चुनाव जीते मुरली मनोहर जोशी, नागपुर से नितिन गडकरी के अलावा रविशंकर प्रसाद का भी नाम है। खबर है कि हार के बावजूद मोदी की करीबी स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के कपिल सिब्बल को मात देने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ पीयूष गोयल भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। महाराष्ट्र की बीज सीट से चुनाव जीते गोपीनाथ मुंडे, यूपी के सुल्तानपुर से जीते वरुण गांधी और झांसी से जीती उमा भारती भी मोदी की कैबिनेट में हो सकते हैं। दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव जीते उदित राज और नई दिल्ली से कांग्रेस के अजय माकन को हराने वाली मीनाक्षी लेखी, जबकि गाजियाबाद से चुनाव जीतने वाले पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह के साथ अनुराग ठाकुर भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। शर्मा ने बीजेपी गठबंधन की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लोगों ने नरेंद्र मोदी में विश्वास जताया और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया। तो जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, जो नरेंद्र मोदी की आशाएं हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने वायदे किए हैं लोगों से, वो पूरे करने में उनको पूरा लोगों ने सहयोग दिया है, लोगों ने अपना समर्थन दिया है। विनोद शर्मा ने कहा कि लोगों ने बीजेपी को अपार जन समर्थन दिया है और अब बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी, ऐसी उम्मीद है। पूरे देश में जो एक अपबीट मूड है उसका रिफ्लेक्शन है, ये लोगों की भावनाओं का रिफ्लेक्शन है कि वो एक ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, ऐसा मेरा भी विश्वास है, जो देश को आगे ले जा सकती है। नरेंद्र मोदी की आंधी में राहुल की कोर टीम का हिस्सा रहे 7 नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री और टीम राहुल में हमेशा सक्रिय रहने वाले जितेंद्र भंवर सिंह की अलवर में बड़ी हार हुई। टीम राहुल के अहम सदस्य मीनाक्षी नटराजन को भी हार का सामना करना पड़ा। टीम राहुल के मेंबर और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माकन को भी जनता ने सिरे से नकार दिया। राहुल गांधी के खास और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी हार गए। राहुल की कोर टीम का हिस्सा और कुशीनगर के राजा कहे जाने वाले आरपीएन सिंह को भी जनता ने सबक सिखा दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह रह चुके मंत्री तो दूर, सांसद बनने में भी नाकामयाब रहे। चुनाव में नरेंद्र मोदी का जो दावा सबसे सटीक साबित हुआ वो था कांग्रेस को किसी भी राज्य में दहाई का आंकड़ा ना पार करने देना। यूपी में कांग्रेस को 80 में से महज 2 सीटें हासिल हुई। दक्षिण भारत में भी मोदी ने अपने दावे को सच करके दिखाया और कांग्रेस किसी भी राज्य में दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। बाकी राज्यों में भी कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही रहा। गुजरात में तो कांग्रेस को मोदी लहर ने नेस्तो नाबूद कर दिया। झारखंड के गोड्डा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जहां बारातियों से भरा एक बस बेकाबू होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बारातियों से भरी बस बिरडीह से बड़ौना की तरफ जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गांधीनगर में 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमले में दोषी ठहराए सभी 6 लोगों को शुक्रवार को बरी किया। बांग्लादेश में राजधानी ढाका के पास खराब मौसम की वजह से एक जहाज डूबने से 54 लोगों की मौत हो गई। बीसीसीआई के पूर्व चीफ एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आईपीएल में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के मामले में श्रीनिवासन और 12 खिलाड़ियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के जांच कराने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए मुद्गल कमेटी को इसका जिम्मा सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल समिति को निर्देश दिया है कि वो इस मामले की जांच पूरी करके इस साल अगस्त के अंत तक सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे।
कोर्ट ने कहा है कि जांच कमेटी के पास किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होगा। अभिनेता और आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। दरअसल एमसीए अध्यक्ष शरद पवार आईपीएल 7 का फाइनल मुकाबला मुंबई में ही कराना चाहते हैं। पहले यह मुकाबला 1 जून को बैंगलोर में खेला जाना था। 18 मई 2012 को वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मुकाबले के बाद शाहरुख खान स्थानीय पुलिसकर्मियों से भिड़ गए थे, जिसके बाद उन पर यह प्रतिबंध लगा। इंडियन प्रीमियर लीग की लोकप्रियता एक बार फिर से इजाफा हुआ है, जब आईपीएल 7 के 1 महीना पूरे होने के बाद फेसबुक लाइक्स में संख्या 1 करोड़ को पार कर गई। सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार